सांसद रमेश बुदूड़ी जी से। वो आए और अपना संबोधन रखे। रमेश बुदूड़ी जी, भारत माता की जय। नमस्कार विजय जी, सभी पालम विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मेरी नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जितने कर्मठता के साथ में पिछले कोरोना वायरस के अंदर सभी कार्यकर्ता लगे रहे, पूरी लोकसभा के लगे रहे, लेकिन पालम के भी कार्यकर्ता बड़ी बखूबी से जो आपके नेतृत्व में काम किया, मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से हम सब लोग कार्यकर्ताओं से पूरे देश भर के अंदर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जैसे आदेश दिया कि हम इस टेक्निक का लाभ उठाते हुए कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग जो मजबूरी है उसको बनाते हुए, लेकिन जनता की सेवा और जनता की सेवा में किए हुए सरकार का कर्तव्य है उसका निर्वहन हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वो चीजें लोगों तक जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ता वो भी कोरोना वॉरियर्स की तरह अपनी जान पर खेलकर जो काम कर रहे हैं वो भी जनमानस तक जाना चाहिए कि वास्तव में ही जो कहते हैं वो करते हैं हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में। तो इसलिए आज मोदी साहब की मोदी 2 सरकार के 6 वर्ष में पहला 1 वर्ष पूरा होने के बाद मोदी 2 में हमने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए उनमें मैं प्रारंभ करते हुए सबसे पहले तो कोरोना वायरस के माध्यम से उस बीमारी के कारण से कुछ लोगों को अपनी आत्मा अपनी जान गंवानी पड़ी, कुछ परिवारों को अपने प्रियों को खोना पड़ा। उन सब दिवंगत आत्माओं को मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूं कि वो अपने चरणों में स्थान दे, उनको शांति प्राप्त करें और उनके घर परिवार के लोगों को उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। तथा इसके साथ साथ डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सफाई कर्मचारी, इस प्रकार से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कोरोना वायरस की तरह लड़ाई लड़ रहे थे, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा उनको और शक्ति दे, वो वॉरियर्स के रूप में जो लड़ाई लड़ रहे थे। मित्रों, ये गरीबों को समर्पित सरकार 2014 से 2020 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो तब ये कहा गया था कि ये गरीबों के प्रति सरकार समर्पित होगी और गरीबों के लिए काम करेगी। तो इस सरकार ने 100 से अधिक ऐसी योजनाएं पिछले 5 वर्ष में जब 2014 में सरकार बनी वो योजनाएं लागू की और योजनाएं लागू करने के बाद सबसे पहला प्रारंभ किया कि मनुष्य के जीवन में रोशनी होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। इस देश के अंदर 20,000 गांवों में 2.5 करोड़ परिवारों तक बिजली पहुंचाने का काम जो 70 साल की सरकारें नहीं कर पाई थी, वो बिजली पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। इसी के साथ साथ 38 करोड़ के लगभग जनधन खाते खुले हैं। वो जनधन खाते जो खुले हैं जीरो बैलेंस के रूप में गरीबों को ऐसे समझाता था जैसे बैंकों में खाता खुलना उनका कोई अधिकार ही नहीं है, वो चढ़ ही नहीं सकते बैंक की सीढ़ियां, केवल पैसे वाले लोग बैंकों में जा सकते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने देश में से 38 करोड़ परिवारों को सौभाग्य प्राप्त किया, जनधन खाते के रूप में उनके खाते खुलवाए और खाते खुलने के बाद जो उनको लाभ हुआ वो मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन दिल्ली के अंदर भी लगभग 45.66 लाख ऐसे खाते खोले गए, जिसमें दिल्ली के अंदर भी लगभग 1974 करोड़ रुपया आज उन खाताधारियों के बैंक में जमा है, जनधन योजना के जो खाते खुले थे। इसी प्रकार से 8 करोड़ परिवार गरीब माता बहनों के सम्मान के लिए उज्ज्वला योजना देकर उस गरीब की बेटी को भी सौभाग्य प्राप्त हो कि वो भी गीली उपले और गीले लकड़ों में अपनी आंखों को ना फोड़े। उसका क्या दुर्भाग्य है कि वो गैस पर खाना ना बना सके। ये गरीब की बेटी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की और 8 करोड़ परिवारों में उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनके माध्यम से देने का प्रयास किया। मैं दिल्ली वालों को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि 73,000 के लगभग ऐसे उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हमारी दिल्ली में भी है जिनको ये सिलेंडर मिलकर उनको लाभ मिला है। इसी प्रकार से माता बहनों के सम्मान की बात, जवान बेटी जब घर से शौचालय के शाम को इंतजार करके बाहर निकलती थी, किस प्रकार की नजरें उस बेटी को घूरा करती थी। उनके सम्मान को लेकर माता बहनों के सम्मान के लिए 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का निर्माण का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में किया। मित्रों, ये मैं बता देना चाहता हूं, हमारे देश में 37-38 करोड़ परिवार होंगे, लेकिन 38 करोड़ परिवारों में 10 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाने का काम पिछले 5 वर्ष में माने मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए अगर ये कहें कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इसको भी लोग कुछ टिप्पणियां करते हैं अलग अलग, मैं कभी फेसबुक पे देखता हूं तो उनके लिए भी उनको दर्पण दिखाने के लिए काफी है। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत, लोग गरीबी में अपने इलाज के लिए घर को बेचते हैं, छोटे मोटे जमीन के टुकड़े को बेचते थे, लोग बगैर पैसे के अपने परिवार के प्रियजन को खो देते थे और उसके कारण क्योंकि पैसा नहीं है
तो आयुष्मान भारत योजना देश के अंदर लागू की गई। हम दिल्ली वालों का दुर्भाग्य रहा कि केजरीवाल हमारा मुख्यमंत्री रहा, उसने राजनीतिक कारणों के कारण से इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया, लेकिन देश भर के लगभग 1 करोड़ परिवार ने पिछले 3 साल में आयुष्मान भारत योजना से लाभ लेकर, और किसी का कैंसर का ऑपरेशन, किसी का हार्ट का ऑपरेशन, किसी का किडनी रिप्लेसमेंट का, किसी की गंभीर जो बीमारियां थी उन बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करी 1 करोड़ परिवारों ने, जिससे लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 20 तारीख को सबसे चर्चा की थी। 20 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन लाभार्थियों का दुख बांटने की कोशिश की थी और उनको जानकारी दी थी। इसी प्रकार से भाइयों बहनों 1731 दिल्ली की अनियमित कॉलोनी, हर बार चुनाव अनियमित कॉलोनी को लेकर सभी सरकारें किया करती थी। जो गरीब लोग 50 गज, 20 गज, 30 गज, 40 गज के प्लॉट लेकर रहते थे, उन लोगों को उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई तो दे दी, मकान बना लिए दिल्ली देश की राजधानी में, रोजी रोटी की तलाश के लिए लोग बाहर से आए थे, लेकिन ये दर्द दिखाई दिया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखाई दिया, और इन सभी 1731 कॉलोनियों को दिल्ली में पास करने का जो काम किया माने अमित शाह जी के हाथ में बागडोर देने के बाद, और आज केवल हम 1.5%, केवल 1.5% की कीमत देकर अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकते हैं और हम उसके मालिक बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि मोदी की सरकार आ गई, गरीबों की सरकार आ गई, लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हम अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा लें। अगर उन प्लॉटों की लोग रजिस्ट्री कराएंगे भाग दौड़ करके, तो उन प्लॉटों की एवज में लोन लेकर अपने बच्चे को रोजगार भी प्राप्त करा सकते हैं, रजिस्ट्री के एवज में बैंक से वो लोन भी ले सकते हैं। ये भी गरीबों का हित है। जो अनियमित कॉलोनी में लोग रहते हैं वो धनाढ़ लोग नहीं रहते, गरीब गुरबा लोग रहते हैं। ये भी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखी थी। इसी प्रकार से आज का टाइम जो चल रहा है, चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, नेपाल भी सर उठाने लगा है। ऐसी ऐसी शक्तियां देखो, वो सब इकट्ठे होने लगे, सारे के सारे दुश्मन इस प्रकार से। तो नेपाल को भी हमारे कंट्री में उनको भी कहीं ना कहीं मिसगाइड करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन रक्षा नीति जो देश के प्रधानमंत्री की रही हैं, वो अमेरिका, इजराइल, इन कंट्रियों के अलावा अगर तीसरा नंबर आता है तो हमारे भारत का आता है। और ये देव शक्ति के रूप में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने काम किया है। तो ये रक्षा नीति बनी कि आज अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो नीतियों के कारण से पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो जाती है। और कूटनीति के माध्यम से आज अभी आपने कल देखा होगा, चाइना को भी अब ये कहना पड़ा, चाइना पे हम भरोसा नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन उनको भी ये कहना पड़ा हम अपनी सैनिकों को बॉर्डर से पीछे हटा लेंगे। ये कूटनीति की हमारी निश्चित रूप से सफलता है। गरीब हमारे सैनिक होते थे जो देश की रक्षा के लिए उनके सर कटकाया करते थे, उनके साथ फुटबॉल खेली जाती थी, उनका अपमान होता था, और उन सैनिकों को सम्मान दिलाने के लिए उस गरीब मां के बेटे को, जो अपने बेटे को, अपने लाल को भारत के रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने के लिए भेजती थी, उसको सम्मान दिलाया जाता है। उरी में हमला हुआ 18 सितंबर को, पुलवामा में हमला हुआ 14 फरवरी को। भाइयों बहनों, ये हमले हुए, लेकिन एक सप्ताह नहीं बीतने दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की 29 सितंबर को, सर्जिकल स्ट्राइक करके और उनको उनकी औकात बताने का पाकिस्तान को काम किया। उसके बाद एरो स्ट्राइक की, जब पुलवामा पर अटैक हुआ 7 दिन के अंदर अंदर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, पुलवामा अटैक के बाद जब हमारे 25-30 हमारे सैनिक सोते हुए मारे गए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनका बलिदान किसी भी सूरत में जाया नहीं जाएगा और हम बदला लेंगे हर कीमत पर, चोरी छुपके नहीं, पाकिस्तान की तरह आतंकवादी घुसपैठ करके नहीं, चूहों की तरह नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बदला लेंगे, और एयर स्ट्राइक करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन हमारे शहीदों का बदला लिया और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। अभिनंदन, जो फाइटर जेट के माध्यम से लड़ाई में वहां पर पाकिस्तान के अंदर चले गए, आपने सोचा था कभी? सर आया करते थे। भाइयों बहनों मित्रों, ये आपको जनता को बताना पड़ेगा जो मुझे सुन रहे हैं। अभिनंदन जी को 24 घंटे में सुरक्षित भारत में लाने का काम किया, तो मोदी है तो मुमकिन है, इसको कैसे कोई दरकिनार कर सकता है भाइयों बहनों। इसलिए देश के प्रधानमंत्री हमारे जो 2019 से लेकर मोदी 2 की, फिर बाद में 2020 में जब सरकार बनी, देश की जनता ने उन्हें प्रेम दिया। प्रेम देने के बाद साउथ दिल्ली के लोगों ने, पालम विधानसभा के लोगों ने भी मुझे प्यार देकर और मोदी जी के सहयोगी के रूप में काम करने का मौका दिया। इस मोदी 2 के अंदर जो जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री जी को मिला है, वो विश्वास एक ऐतिहासिक फैसलों के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को सौहार्द के रूप में देने का काम किया है। धारा 370, 35A, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कल उनकी पुण्यतिथि थी भाइयों बहनों।
उन लोगों का बलिदान इस बात के लिए गया था, जैसे कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था कि असम आज हमारा हिस्सा नहीं होता, आधा पंजाब हमारा हिस्सा नहीं होता, आज बंगाल हमारा हिस्सा नहीं होता, पश्चिमी बंगाल जहां ममता बनर्जी नौटंकी करके उनको आतंकवादियों को उनको शरण देती है, घुसपैठियों को। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते, जनसंघ के संस्थापक नेता जिन्होंने नारा लगाया था कि और हम नारा लगाते रहते थे, उन्होंने 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान नहीं चलेंगे किसी भी रूप में, वही हम नारा लगाते रहे पूरी जिंदगी में। 50 साल हो गए थे हमारे, 3 पीढ़ी बीत गई थी कहते कहते कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 कभी सपने में कांग्रेसी भी कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। धारा 370 और 35 को हटाकर 5 अगस्त को पार्लियामेंट में बिल जब आया, और मुझे भी जैसे माननीय नड्डा जी ने कहा था इस बिल के ऊपर 5 मिनट अपनी बात रखने का मौका इतिहास के पन्नों में हमारे गृह मंत्री जी ने दिया, और मैंने ये पक्ष रखा 5 अगस्त को, और आप सबके आशीर्वाद से, सभी भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आप लोगों ने सांसद बनाया, तो इस इतिहास के पन्नों में उस बटन को दबाने का मुझे भी मौका मिला। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्षेत्र की जनता, क्षेत्रवासियों का। उसके बाद धारा 370 35 से वो लंबी कहानी चली जाएगी, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारी आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम का मंदिर। मित्रों, याद होगा आपको, हम मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसी में कभी टीवी डिबेट में होता था तो कांग्रेसियों को दर्द होता था, समाजवादियों को दर्द होता था, बीएसपी वालों को दर्द होता था, कहते थे, बड़ा शोर मचाते थे, कसम राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी तो रोना पीटना शुरू कर दिया। आज मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण उसी स्थल पर जहां भगवान श्री राम जन्मे थे, अदालत के माध्यम से कोई प्रधानमंत्री जी पर अनेकों प्रकार के दबाव डालने का प्रयास किया चुनाव से पहले, राम मंदिर का निर्माण की घोषणा करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने कहा हम संविधान के अनुसार चलेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के बने हुए संविधान पर हमें विश्वास है। बाबा भीमराव के अंबेडकर के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो जो निर्णय करेगा उसके बाद हम निर्णय लेंगे, और भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण का कार्य सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ट्रस्ट बनाकर कि इस मंदिर के निर्माण का कार्य वो ट्रस्ट करेगी। वो ट्रस्ट को विद इन द टाइम प्रधानमंत्री जी ने अपॉइंट करने के बाद और विद इन द टाइम भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो ये मोदी जी की इसी जो 1 साल की सरकार है, इसी सरकार में जो 2 में ये निर्णय हुआ, जिससे लोगों की भावनाएं हाथ रहती थी उनको सम्मान दिलाने का लोगों को काम दिया। इसी प्रकार के हमारे नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत सीए, जिसमें बड़ा लोगों ने बवंडर मचाना शुरू किया, रिवॉर्ड वापसी, गेहूं उतर उतर कर जमीन पर आ जाया करते थे। अब सीए में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये लोग थे जो बेचारे अन्य देशों में रहते थे, और वहां पर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, अफगानिस्तान में उनके डिस्क्रिमिनेशन में सम्मान को स्थापित करने के लिए अगर वो भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। पता नहीं क्या दर्द होता है, क्यों शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठे थे, क्यों दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता था मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं। लेकिन अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व के माध्यम से ये सीए का जो कानून है, भारत के उन लोगों को देश में नागरिकता मिलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इससे मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। मुसलमानों को अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, वो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, वो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, तो अल्पसंख्यक है तो भारत में विलय कर लो, वो अल्पसंख्यक रह जाएंगे, उनको भी यहां मिलेगा, किसने मना किया है। लेकिन वो वहां बहुसंख्यक में है, वहां 23% से 3% हिंदू रह गया, उनके सम्मान के लिए कानून बनाया गया। और पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में परेशान है, मुसलमान भी है, वो कोई हिंदुस्तान में आए, अप्लाई करे और संवैधानिक तरीके से कहे कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, देश उसको नागरिकता देगा। वो वहां पर उसका उत्पीड़न नहीं हो रहा है। इसलिए इस पे भी लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की, ये सीए के कानून को लेकर बड़ा बड़ा बवंडर मचाने का काम किया। मित्रों, जीवन को चलाने के लिए जल आवश्यक है, जल के बगैर जीवन अधूरा है, और अगर जल के बगैर जीवन अधूरा है तो माने प्रधानमंत्री जी को जानकारी है, कुएं से, तालाबों से गंदा पानी पीकर लोग अपने शरीर को संक्रमित करते थे, बीमार होते थे। गरीब की बेटी को, गरीब की बहन को भी किचन के अंदर टूटी का पानी क्यों ना मिल पाई। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया इस मोदी 2 सरकार के अंदर, और जल शक्ति मंत्रालय का गठन करने के बाद लगभग 25 करोड़ घरों में पानी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। मित्रों, लेकिन ये लॉकडाउन वगैरह, कोरोना वायरस बीमारी आ गई, इसके कारण से थोड़ा डिले भले हो जाए, लेकिन 25 करोड़, जैसे मैंने कहा 37-38 करोड़ देश में परिवार है 130 करोड़ की आबादी में, लेकिन 25 करोड़ घरों में पानी देने का जो जल मंत्रालय का गठन हुआ है, वो कहीं ना कहीं हर गरीब के घर में, झुग्गी में कोई रहता है 39 करोड़, उसके घर में भी पानी देने का देश में काम किया जाएगा। मुस्लिम माता बहनें,
वो अपने सम्मान के लिए उनका तिरस्कार होता था। गरीब का बेटी, गरीब उसकी माँ, भाई शादी करके लड़की को विदा करते थे। एक सरफिरा, उसको 4 बीवी चाहिए, 4 बीवी चाहने के लिए अगर सब्जी खराब बना दी, नमक ज्यादा डल गया सब्जी में, तो तलाक 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 3 कहकर उसको अपमानित किया जाता था। 3 तलाक कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को सम्मान देने का काम किया है। तो मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 को पार्लियामेंट में आने के बाद इस कानून को पास किया, और इस कानून को पास करने के बाद मुस्लिम बहनों को भी सम्मान किया है। केवल हिंदू बहनें ही सम्मानित, जैन बहनें ही, सिख बहनें ही, वही नहीं, हमारी मुस्लिम बहनें भी सम्मान के साथ जीवन जिए। उनके साथ कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन करेगा, भेदभाव करेगा, तो उसको भी हिंदू लड़की के साथ करने के साथ साथ जैसे होता है, तो मुस्लिम बेटी के साथ भी अन्याय होगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी ने चिंता की। लोग दोषारोपण करते रहते हैं जाति के नाम से प्रधानमंत्री के मान, इसलिए देश के प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा, जिनका बेटा आजकल उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है। उनकी मम्मी भी पता नहीं चाइना से उनको क्या मोहब्बत हो गई है, वो भी बोलते रहते हैं। उनको याद करना चाहिए अपने पिता की बातें, राहुल जी को। उनके पिताजी कहा करते थे कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, गरीब तक 10 पैसे पहुंचते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री आपके पिताजी थे, देश के मालिक थे, क्यों नहीं कर पाते थे वो? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट कोई भी गरीब को मिलना चाहिए तो उसके खाते में जाना चाहिए। और जितनी भी सभी योजनाएं चल रही हैं, नरेगा से लेकर वृद्धावस्था पेंशन से लेकर दिव्यांग पेंशन से लेकर जो भी लाभार्थी को लाभ में उज्ज्वला सिलेंडर को लेकर, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा उसके खाते में जाता है, जिससे 1 रुपया सरकार से दिल्ली से चलकर जाएगा तो 1 रुपया ही उनके खाते में पहुंचेगा। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो कोरोना के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता, ये दूरदृष्टि नहीं तो और क्या है, ये देवी शक्ति नहीं तो और क्या है, ये मानना पड़ेगा भाइयों बहनों सबको। जनधन योजना 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी। जनधन योजना, गरीब का खाता खुल जाए। आज जब ये कोरोना वायरस चला, लोग से डर रहे थे, छुप रहे थे, उनके सीधे बैंक में खाता, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो विधवा हो, सबके खाते में 500-500 रुपए हर महीने डालने का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया। तो कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता थी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा दिन आएगा कि लोग घरों से नहीं निकलेंगे, तो गरीब के गुजारे के लिए उनके पास पैसा कैसे पहुंचे, वो इसके माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। इसीलिए किसान जो अन्न उगाकर हमारे देश को चलाता है, हमारे पेट को पालता है, हमारा भरण पोषण करता है, उस किसान को भी लगभग 16-16.5 करोड़ किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 सम्मान निधि के रूप में दिया जाए। राहुल गांधी ने बड़ी राजनीति की पार्लियामेंट में, कांग्रेस भी करते रहते हैं 6,000 तो कम है, 6 अबे तुम तो 600 नहीं दे पाए 50 साल में 600। लेकिन जो 1 एकड़ का जमींदार है, 2 एकड़ का जमींदार है, उस बेचारे के पास बैल नहीं है, वो अपना डीजल उधार करके गांव के किसी बड़े जमींदार से खेत को जुतवाता है। 6 महीने तक उसकी वो गुलामी करता रहता था, उसका खेत उधार में जोत दिया। अब उसको 2,000 रुपए हर तीसरे चौथे महीने मिलते हैं, बीज के लिए भी और जुताई के लिए भी, और उसका सम्मान बना रहता है, उसका कोई शोषण नहीं कर सकता है भाइयों बहनों। इसीलिए ये देश के लिए कानून लागू हुआ तो दिल्ली देश की राजधानी, हमारे भी यहाँ पर जो किसान भाई रहते हैं गांव में, लगभग 12,000 ऐसे किसान परिवार हैं, उनको भी लगभग 241 लाख रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में उनके खाते में भी पैसा डाला गया भाइयों बहनों। ऐसा नहीं है कि सबका साथ सबका विकास नारा दिया है प्रधानमंत्री, तो उन्हीं की सोच रही है भाइयों। इसीलिए अब गरीब कल्याण योजनाएं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, इस कोरोना वायरस के कारण लोग बेचारे अपने गांव में चले गए, मजदूर चले गए, 170 लाख करोड़ 1.70 लाख करोड़ रुपया ये गरीब कल्याण योजनाओं के लिए अभी इशू किया है। इस गरीब कल्याण योजना में गांवों के अंदर ही अब गरीब को रोजगार मिलेगा। गांव में तालाब बनेंगे, गांव में कम्युनिटी सेंटर बनेगा, गांव में शौचालय बनेंगे, गांव में गरीबों के लिए घर बनेंगे, गांव में कनेक्टिविटी की सड़क बनेगी, वो बनेगी तो गरीबों को वहां पर रोजगार मिलेगा। और जिसके अंदर परमेश्वर की दी हुई ऐसी शक्ति है, जिस व्यक्ति के अंदर कोई पेंटिंग अच्छी करना चाहता है, मोटर रिपेयरिंग का काम अच्छा करना चाहता है, वो गांव में ही कर सकता है। और इसी से 20 करोड़ लगभग महिलाएं हमारी, जैसे किसानों की मैंने बात की, मजदूरों की बात की, इसी प्रकार से 20 करोड़ महिलाओं को जो जनधन खाते खुले थे, उन माता बहनों के खाते में 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से लगभग 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिक और हमारी विधवा, दिव्यांग, उनके खाते में 1,000 रुपए महीने के हिसाब से इस कोरोना वायरस बीमारी के अंदर जो बार बार राहुल गांधी शोर मचा रहे थे, ये सभी भाइयों बहनों को ध्यान होना चाहिए। वो शोर बाद में मचाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पहले निर्णय ले लेते हैं ये सरकार के अंदर, तो उनके माध्यम से उनके खातों में डाले गए। मित्रों, मैं आना चाहता हूं दिल्ली के अंदर
ये जो 20 लाख लगभग ऐसे दिल्ली के अंदर खाते थे इसके जनधन योजना के, जिसमें लगभग 10,000 लाख रुपया दिल्ली के लोगों के खाते में भी डाले गए। बड़े मीडिया वाले कहते हैं जी आपने कोरोना वायरस में दिल्ली के लिए क्या दिया, ये उनको बताओ आप कि 20 लाख जनधन योजना के खाताधारी जो दिल्ली में रहते हैं उनके खाते में 10,000 लाख रुपया डाला गया है हर महीने के हिसाब से। इसी प्रकार से 77,800 के लगभग ऐसे हमारे उपभोक्ता हैं सिलेंडर उज्ज्वला योजना जिन उनके सिलेंडर 3 महीने तक फ्री देने का काम सरकार ने किया। दिल्ली में है, ये दिल्ली के आंकड़े बता रहा हूं, लगभग 1.5 लाख के लगभग ऐसे बुजुर्ग विधवा दिव्यांग जिनके खातों में हमने लगभग 782 लाख के करीब उनके खातों में हमने पैसा डाला है जी, 780 लाख के करीब। उन दिव्यांगों के भी पेंशन के रूप में पैसा प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार ने उन गरीबों को देने का काम किया है। इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों को 5 महीने तक 5 किलो अनाज, चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, ये देने का काम केंद्र की सरकार ने कोरोना वायरस के अंदर हर गरीब के घर पहुंचे। मैंने केजरीवाल को 4 चिट्ठियां लिखी कि फूड एंड सिविल सप्लाई की तुम्हारी दुकानदार जो हैं उनसे तुम्हारे एमएलए पैसा लेते हैं और पैसा लेने के कारण से अब उनके कारण से वो अनाज बट नहीं रहा है जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का है। वहां पर इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता फूड सिविल सप्लाई के दुकानदार से पैसे मांग रहे हैं कि 1 क्विंटल के हमें 3,000 रुपए दो, 2,000 दो और मत बेचो, तुम बेच के खा जाओ। ये चल रहा है दिल्ली में भाइयों। इसको एक्सपोज करना पड़ेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि फूड एंड सिविल सप्लाई के लोगों पर दबाव बनाकर ये गरीबों का राशन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। 1% नहीं पहुंच पाया था जी, ये फ्री में दिया गया था मोदी जी के द्वारा दिल्ली वालों के राशन की दुकानों के लिए। जो दिल्ली में लगभग 1751 मीट्रिक टन दाल दी गई थी इसी, और लगभग 36,000 के लगभग मीट्रिक टन अनाज दिया गया था बांटने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं आज इस रैली के माध्यम से, आप भी पूछो, तुम्हें कोई आम आदमी पार्टी वालों को मिल जाए कि बताइए 1700 मीट्रिक टन जो दाल दी गई थी, 36,000 के लगभग मीट्रिक टन गेहूं दिया गया था। केजरीवाल, सिसोदिया रोज रोज नौटंकी करते हो, कल अमित शाह जी को चिट्ठी लिख रहे हो, ये बताइए कि ये अनाज तुम्हें कितना दिल्ली में बांटा है, बताओ कितना दिल्ली में बांटा है। जब गरीब लोग ये बताएंगे मैंने बांट दिया, गरीब के हमें मिला नहीं है, तब इनको जूते मारेंगे लोग। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो मोदी साहब ने जो गरीबों के कल्याण के लिए गरीबों को कहा, ये सरकार समर्पित मोदी जी के गरीबों को होगी, उसको कृतार्थ करने का काम किया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत ये बनाने का जो काम किया है, जो एमएसएमई के माध्यम से लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लोग चलाते हैं, 5 लाख का, 15 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, रेहड़ी पटरी वाले, इन लोगों को रोजगार मिल जाए, इसके लिए जो 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज जारी किया है, उसके माध्यम से गरीबों को अब अभी जारी किया है। पहुंचने में 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने लग सकता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा मित्रों। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज्यादा अगर बोल रहा हूं, आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे ये तो, लेकिन आपको जानकारी ये मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आपको जानकारी इस वर्चुअल रैली के माध्यम से पालम के मेरे विधानसभा के सभी भाई बहनों, सभी कार्यकर्ता, उनको जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी साहब ने क्या क्या अपने इस समय में करके दिखाया है। भाइयों बहनों, कोरोना वायरस के अंदर दुनिया के अंदर जो डेथ रेट है वो 6%, 8%, 7% हमारे भारत में मोदी जी के लॉकडाउन समय पर करने के कारण, लॉकडाउन समय पर कर दिया, हमारी डेथ रेट सबसे कम रही है दिल्ली के अंदर, मात्र 2,87,082.87% के लगभग रही है केवल। और जबकि बाकी की ये जो डेथ रेट रही है वो ठीक होने की जो रेट रही है वो 42% के करीब हमारे भारत की रही है। जो कोरोना वायरस के मरीज बीमार होते थे, जो 42% रही है, बाकी की 22, 23, 24% चली गई अमेरिका जैसी कंट्रियों की। तो मोदी जी की दूरदृष्टि का ये परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके गली गली जाकर दिल्ली के अंदर भी 1 करोड़ पैकेट भोजन के घर घर जाकर बांटने का काम किया। लगभग 32 लाख राशन की किटें बांटी गई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं के द्वारा। 10 लाख मास्कों का वितरण हुआ। आजकल काढ़े का वितरण चलाया जा रहा है घर घर जाकर, क्योंकि बीमार ना हो जाएं। सैनिटाइजर 38 लाख के करीब सैनिटाइजर का वितरण दिल्ली के अंदर हुआ। लेकिन दिल्ली में हुआ तो साउथ दिल्ली का जरूर बताऊंगा, वरना विजय पंडित जी मेरे से नाराज हो जाएंगे कि भाई साहब हमने इतनी मेहनत की और आप बता नहीं रहे। विजय पंडित जी के विधानसभा के अंदर भी लगभग 1400-1300 परिवारों को किट दी गई और पूरी दिल्ली के अंदर हमने 14,832 मोदी किट के रूप में पैकेट, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैसा इकट्ठा करके अपने पैसे से कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। लगभग 46,000 के करीब सैनिटाइजर
हमने अपनी लोकसभा में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्यक्रम किया। लगभग 35,000 फेस कवर ये हमने साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के, और अभी 38-39 वार्डों में हम लोगों ने, जो 16 साल से 24 साल के बच्चे होते हैं, वो थोड़े नटखट होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, घर से निकल के भाग लेते हैं, उनको भी हमने मास्क और सैनिटाइजर देने का काम किया। तो 2500 ऐसे नौजवानों को हर वार्ड में जा जाकर हमने हर वार्ड में ऐसे नौजवानों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने का काम किया भाइयों बहनों। इसलिए भाइयों, इस रैली के माध्यम से आप सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो केंद्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, मोदी जी की सरकार के मंत्रियों के सहयोग से ही हम दक्षिणी दिल्ली में भी ऐतिहासिक काम करने में हम लोग सफल रहे हैं। पालम विधानसभा के लोगों का जो पानी मिल रहा है भाइयों बहनों, एक कमांड टैंक होता था, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, शीला जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, झगड़े केवल होते थे बिजवासन विधानसभा में पानी लाने के कि डीडीए उस कमांड टैंक को जल बोर्ड को नहीं दे रहा है। हमारी 14 में सरकार आई, केजरीवाल छुट्टी करके रिजाइन करके भाग गए थे। हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करने के बाद जल बोर्ड को उस कमांड टैंक को ट्रांसफर कराया, जिस कमांड टैंक को ट्रांसफर करने के बाद आज पालम के अधिकतर इलाकों में अगर पीने का पानी मिल रहा है, ये कोई आप डिटेल आप आरटीआई लगा के देख सकते हैं, ये पता लगेगा कमांड टैंक सांसद हमारे बनने के बाद, मोदी जी की सरकार बनने के बाद ट्रांसफर कराया था, जिससे आज पालम के लोग पानी पीने को उनको उनका हक और अधिकार मिल रहा है जी। बिजवासन के अंदर रेलवे का पुल, हरकेश नगर, ये रेलवे के माध्यम से, और बिजवासन और पालम के अंदर विजय जी और अब हमारे निगम पार्षद भी अगर जुड़ रहे हो, भाई सतपाल जी हो, अमन जी हो, राजकुमार जी हो, वो जुड़ रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात को, पूर्व हमारे निगम पार्षद कुलदीप जी हो, पवन राठी हो, ये अगर जुड़ रहे हो, आप नोट करना, सांसद पहले बहुत रहे थे, सरकार पहले बहुत बनी थी, इसी 5 वर्ष में, पिछले 5 वर्ष में 6 नए कम्युनिटी सेंटर बराबर बनाने का काम किया था हम लोगों ने डीडीए के माध्यम से। और पालम की तो जो चौपाल है SC/ST की, वो चौपाल विजय पंडित जी आपने उद्घाटन कराया था और MP फंड का पैसा उसमें लगाया था। 10 बेड की एक ESI की डिस्पेंसरी पालम के अंदर उसका निर्माण हुआ था, गरीब लोगों को इलाज मिल जाए इस काम को लेकर। तो ये जो विकास के काम 25,00,000 करोड़ की लागत से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण सेक्टर 25 के अंदर हो रहा है। सेक्टर 8 के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स हब बन रहा है वहां पर, जो कोरोना वायरस से पहले हमने उद्घाटन किया था इसी सरकार में, लेकिन ये कोरोना वायरस आ गया। 1 महीने के बाद मैं प्रयास करूंगा उसमें दोबारा काम शुरू करा देंगे। एक गोल्फ क्लब जो पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली दोनों हिस्से को मिलाएगा, और एक एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ क्लब का निर्माण द्वारका के अंदर हो रहा है, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, वो वहां अगर जा रहे हो तो। इसी प्रकार से एक भाटी आदर्श गांव था, वहां पर यूनिवर्सिटी कॉलेज का निर्माण, लड़कियों के लिए, स्कूल के लिए लैंड अलॉट कराना, कम्युनिटी सेंटर के लिए, पार्क के लिए। बड़े लोग, कुछ विरोधी लोग होते हैं ना, 100% तो हमारे साथ होते नहीं लोग, लेकिन जो लोग हैं बेचारे सत्ता के लिए भागते रहते हैं, देश को लूटते रहे, वो कभी कभी टिप्पणी करते रहते हैं, विदुर जी कॉलेज का निर्माण कब होगा? अरे भाई, कॉलेज का निर्माण शुरू होगा ना, कोरोना वायरस चला जाता तो कॉलेज का शुरू हो जाएगा। जैसे अब उसको हमने उद्घाटन करना था, लेकिन हम उद्घाटन कर नहीं पाए कोरोना वायरस की वजह से। इसी प्रकार से बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे गडकरी जी के नेतृत्व में बम्बई 12 घंटे में आपको पहुंचाने का काम करेगा वो नेशनल हाईवे, उसके निर्माण का कार्य चल रहा है भाइयों बहनों। इसीलिए एक महिपालपुर का, जो द्वारका से महिपालपुर की तरफ लोग आते थे बसंत कुंज से, वहां पर यूडी मिनिस्ट्री के माध्यम से अंडर पुल के जो निर्माण का कार्य हुआ। 6, जो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं विजय जी, कार्यकर्ताओं से आप भी जरा बताना कि 5 साल में 6 कम्युनिटी सेंटर क्या इससे पहले कभी बने हैं? 1-2 विधानसभा के अंदर, टोटल तो 25 बनाए पूरी साउथ दिल्ली के अंदर, लेकिन 2 विधानसभाओं में 6 कम्युनिटी सेंटर का निर्माण का कार्य हो जाए। और जैसे मैंने कहा, महिपालपुर के अंडर ब्रिज का निर्माण, और मैदानगढ़ी के अंदर बच्चों को खोलने के रग्बी स्टेडियम का निर्माण, और मीठापुर से लेकर, खैर वो पूरी साउथ दिल्ली के काम में मैं नहीं गिनवाना चाहूंगा, वो मामला लंबा हो जाएगा, लेकिन जो ये पालम के इन्हीं कामों को मैं आपको गिनवाना चाहता था। इसलिए भाइयों बहनों, मैं इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम सबका सौभाग्य है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सबको सौभाग्य मिला है कि देवतुल्य हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का सौभाग्य मिला है। हमारे जीवन का त्याग करने वाले, पूरे छात्र राजनीति से लेकर संघर्ष करने वाले हमारे नड्डा जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी हों, याद रखना चाहिए, हमारे राजनाथ जी ने कहा था जब वो गृह मंत्री थे, पाकिस्तान की तरफ से अगर एक गोली आए तो तुम्हें गोली गिरने की आवश्यकता नहीं है। और अभी चाइना के मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा मंत्री जी ने सेना को कहा है कि आपको आवश्यकता पड़े तो दिल्ली से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। आप, इसका मतलब कॉन्फिडेंस, विश्वास है कि चाइना को भी रगड़ सकते हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं भाई साहब। तो इसलिए भाई साहब, केजरीवाल
जिनके माध्यम से हम 200 यूनिट बिजली या फ्री बस ड्राइविंग के चक्कर में बहकावे में दिल्ली लोग आ गए। अब गालियां तो दे रहे हैं, राइट टू रिकॉल की मांग करनी चाहिए केजरीवाल से कि तेरे अंदर गैरत है केजरीवाल साहब, मान सम्मान अगर रखना चाहते हो तो आप राइट टू रिकॉल की मांग किया करते थे। दिल्ली विधानसभा में एक बिल लेकर आए कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि लोग अगर सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, सांसद से परेशान है तो लोग राइट टू रिकॉल की मांग करें। तो केजरीवाल साहब, आपका फेलियर, राशन आप नहीं बांट पाए भ्रष्टाचार के कारण, चिकित्सा व्यवस्था आप नहीं दे पाए, अस्पतालों में लोगों के टेस्ट आप नहीं करवा पाए। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ने, जब दिल्ली के अंदर पैनिक फैल गया, मरने लोग शुरू हो गए, हाहाकार मचना शुरू हो गया, हमारे गृह मंत्री जी खुद दिल्ली सरकार के अस्पताल में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में खुद शुगर पेशेंट है अमित शाह जी, वो निकल कर वहां गए हैं, डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक। और केजरीवाल साहब, आपकी टीम घर से नहीं निकली, घरों में क्वारंटाइन कर लो, घरों में क्वारंटाइन कर लो। तुम्हारा मंत्री बीमार होता है तो अस्पताल लेकर पहुंच जाते हो, उसको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया? और फिर जब सरकारी अस्पताल में लगा तो नहीं तो हम मैक्स में लेकर जाएंगे। अभी तुम्हारा मंत्री तो 10 लाख दे सकता है, लेकिन गरीब लोग 10 लाख 5 लाख कहां से देंगे? तुम्हारी सरकारी अस्पताल इतनी बढ़िया थी तो सत्येंद्र जी को मैक्स में क्यों लेकर गए थे आप? सवाल करिए आप सब लोग, आम आदमी पार्टी के लोगों से, भाइयों बहनों। इसीलिए लोग बेहतर अस्पताल बने और बेहतर लोगों को इलाज मिले। 169 के करीब दिल्ली के अंदर, जिसमें 21 हमारी लोकसभा में ऐसे सेंटर खोले गए हैं कोविड के, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट करा सकते हैं उन सेंटरों के अंदर। पालम सेक्टर 2 के अंदर भी वो सेंटर बना हुआ है, महिपालपुर के अंदर भी है, बांडोली गांव के अंदर भी है, वो सेंटर जगह जगह बना रखे हैं, जो 21 हमारी लोकसभा में भी खुले हुए हैं। और जो इस प्रकार के क्वारंटाइन एरिया थे जहां पैनिक ज्यादा फैला हुआ था, क्योंकि केजरीवाल साहब ने प्राइवेट लैबों में टेस्ट करवाने बंद कर दिए, उसके आंकड़े ज्यादा आने लगे, टेस्ट बंद करा दिए। अब कोरोना वायरस पेशेंट है, उसको जानकारी है नहीं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है, वो जा जाके और लोगों को बीमार करेगा, अपने पूरे परिवार को बीमार करता। ये कभी भी सहनशीलता सोच कभी केजरीवाल की नहीं बनी, हमारे देश के गृह मंत्री की बनी, क्योंकि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, हम सब लोगों ने चिट्ठियां लिखी, हमने कहा केजरीवाल के भरोसे दिल्ली मर जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमने इस ड्यूरिंग, विजय जी ये बताएं लोगों को, हमने 9 चिट्ठियां लिखी लॉकडाउन के अंदर, जिसमें एक ने भी 14 जून और 15 जून की चिट्ठी, 14 जून 15 जून को जो बैठक की अमित शाह जी ने, 9 तारीख को हमने फिर चिट्ठी लिखी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गृह मंत्री जी को, हमारी प्रार्थना को, अपील को स्वीकार करते हुए उन्होंने इंटरफेरेंस दिल्ली में एकदम तुरंत किया, जिससे आज कोविड के माध्यम से लगभग 100 एम्बुलेंस केंद्र के माध्यम से दी जा रही है। कल एक नौटंकी 1000 एम्बुलेंस कल एक नौटंकी की केजरीवाल ने कहा जी वो बेडों का निरीक्षण, अरे वो 26 तारीख के लिए बोला था, 3 दिन के लिए अमित शाह जी ने, आपको इतनी जल्दी क्या लगेगी? तो इसलिए राधा स्वामी सत्संग के वहां पर क्वारंटाइन रखने के लिए लोगों के लगभग आईटीबीपी कैंप है, वहां पर 10,000 बेडों की व्यवस्था सरकार करवा रही है। और लगभग 25 लाख HQC की गोलियां गरीब बीमारी के लिए लोगों को देने के लिए, लगभग 500 ये ऑक्सीजन वेंटिलेटर देने का दिया गया है नया, और फेस मास्क और सैनिटाइजर, ये लाखों की संख्या में अब दिल्ली में भेजे गए गरीब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। ये केजरीवाल साहब फेल हो गए थे, तब जाकर गृह मंत्री जी को इंटरफेरेंस करना पड़ा था। इसलिए पालम के कार्यकर्ता, पालम के मेरे निवासी, मैं सबको इस बात के लिए कहते हुए बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने दिल्ली प्रदेश की जो IT की टीम है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वर्चुअल रैली के माध्यम से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे। तो विजय पंडित जी हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने आज इस वर्चुअल रैली का जो आयोजन करवाया, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और दिल्ली प्रदेश की अपनी IT टीम जो ये व्यवस्थाएं कर रही है, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। उनको धन्यवाद करते हुए, ये सब बातें आपके सम्मुख रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।